Namaste everyone, this is Dr. Tina from BHU. Now I am going to start a new series of lectures on Ashtang Hirdayam. So without any delay, let's get started. Ashtang Hirdayam, and for that आपको बुक चाहिए डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी. ठीक है, शुरू करते हैं. सूत्र स्थान सबसे पहले तो ये है इंट्रोडक्शन, उसकी ज़रूरत नहीं है. हम लोग AIA PGT के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. ये है पूरा सूत्र स्थान के चैप्टर्स. सो नाउ स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चरक सूत्र में 30 चैप्टर्स हैं, आपको पहले ये जानना चाहिए. और सुश्रुत सूत्र में 46 चैप्टर्स हैं. ठीक है, तो चरक सूत्र के 30, सुश्रुत सूत्र 46 और अष्टांग हृदयम में 30 चैप्टर्स. ठीक है, तो हम लोग AIA PGT के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. तो पहले ये मंगलाचरण है. तो रागादि रोगान सततान अनुशक्तान शेष काय प्रसक्तान शेषान. ठीक है, औत्सुक्य मोह रति अंजनान यो अतिपूर्व वैद्याय नमो अस्तु तस्मै. ठीक है, ये इतना रिक्वायर्ड नहीं है, आप पढ़ लेना बस. ठीक है, मंगलाचरण के बाद हम आते हैं अब सेकंड नंबर श्लोक पे. ठीक है, तो इसके पहले ये विमर्श देख लेते हैं. न मात्राए किंचित दागम वर्जितम. ठीक है ना, अर्थात इस ग्रंथ में मात्रा आदि भी आगम से अतिरिक्त नहीं है. जो भी कहा गया लिखा गया है वो सब शास्त्र अनुकूल है. इस कथन के कारण महर्षि ने अपने को और अपने ग्रंथ को प्रमाणित किया है. ठीक है, तो शुरू करते सेकंड श्लोक. आयु कामय मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशु विधेय परमादरः. ठीक है, तो मतलब हम जो धर्म अर्थ और सुख, ठीक है, काम, ये तीन क्या होते हैं? पुरुषार्थ होते हैं. ठीक है, पुरुषार्थ के साधन. इनकी जो कामय मानेन, ठीक है ना, जो इनकी अतः आयु है ना, इसकी जो ये तीनों क्या होते हैं? ये क्या है? किसके उपाय हैं? आयु के उपाय हैं, धर्म अर्थ और सुख. ठीक है, तो कामय मानेन, कामय मतलब इच्छा, जो इनकी कामना करते हैं उनके लिए आयुर्वेद का उपदेश किया गया है. ठीक है, तो पहला ये हो गया. उसके बाद हम इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे. फिर उसके बाद आयुर्वेद अवतरण. आयुर्वेद अवतरण में BDAI. ठीक है, और फिर आत्रेय. ये ट्रिक है, बड़ाई है ना. तारीफ करने को क्या कहते हैं? बड़ाई. तो बड़ाई में क्या है? B से ब्रह्मा, D से दक्ष प्रजापति, A से अश्विनी कुमार और I से इंद्र. ठीक है, ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम जिग्रहत सो अश्विनौ तौ सहस्त्राक्षम सो अत्रिपुत्राधिकान मुनीन ते अग्निवेशाधिकांस्ते तु पृथक तंत्राणि तेनरे. तो इसमें आपको श्लोक की ज़रूरत नहीं है, बस सीक्वेंस आपको याद रखना है. B से ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र. ठीक है, और आत्रेय. फिर आत्रेय आदि के जो शिष्य थे वो थे अग्निवेश, भेल, चतुर्कर्ण, पराशर, हारीत, क्षारपाणी. है ना, ये सब चरक में दे रखे हैं. तो अपराजित है भेलछार. अपराजित, अ से क्या है? अग्निवेश. ठीक है, ये सारे आत्रेय आदि के शिष्य हैं. अग्निवेश, पराशर, जित से जतुकर्ण, है से हारीत, भेल और क्षारपाणी. ठीक है, तो ये सब क्या है? शिष्य हैं. ठीक है, किसके? आत्रेय आदि के, है ना. अग्निवेश, परा से पराशर, जित से क्या होगा? जतुकर्ण, है से हारित, भ से भेल और क्षारपाणी. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ श्लोक. फोर्थ श्लोक में क्या है? अष्टांग हृदय सार तर यंत्र बोला गया है. ठीक है, सार तर यंत्र. और न अति संक्षेप विस्तरम. अष्टांग हृदय के लिए क्या बोला गया है? ना तो अति संक्षेप है, मतलब ना अति छोटा है, और ना बहुत ज़्यादा ही विस्तार कर दिया. ठीक है, तो इसको दो, अष्टांग हृदय के लिए दो उपमा है. ना अति संक्षेप विस्तरम और सारतर यंत्र बोला गया है इसको. ठीक है, ये रहा सारत उच्चय. सारत उच्चय मतलब अष्टांग हृदय के अनुसार. ठीक है, अष्टांग हृदय. और क्या क्या बोला है? ना अति संक्षेप विस्तरम. ठीक है, फोर्थ श्लोक में हम लोग दो चीज़ें याद रखेंगे. सारत उच्च, सारत मतलब सारतर तंत्र अष्टांग हृदय को बोलते हैं, और न अति संक्षेप विस्तरम. ठीक है,
ठीक है, उसके बाद हम 5th नंबर श्लोक पे आ जाते हैं। देखो आयुर्वेद के 8 अंग हैं, ठीक है। चरक ने भी आयुर्वेद के 8 अंग बोले हैं, लेकिन वो 30 चैप्टर में है। इन्होंने फर्स्ट चैप्टर में ही दे दिया आयुर्वेद के 8 अंग। क्या है? अष्टांग हृदय के अनुसार काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान अष्टाव अंगानी तस्याहु चिकित्सा येषु संस्कृता। ठीक है, क्या क्या? काय चिकित्सा। तो ये तो श्लोक याद हो जाता बार बार बोल के, ठीक है। काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग, है ना। काय काय चिकित्सा, बाल से बाल रोग, क्या? कुमारवृत्य, ठीक है। और बाल, है ना। काय बाल ग्रहो, ग्रहो मतलब ग्रह चिकित्सा भी बोला इन्होंने। ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग मतलब शालाक्य में आते हैं, है ना, ENT जिसको कहते हैं। दंष्ट्रा, है ना, दंष्ट्रा शल्य द्रंष्टा, ठीक है। और उसके बाद क्या है? ये शल्य, शल्य जानते हो, सर्जरी। दंष्ट्रा का मतलब क्या होता है? दंष्ट्रा का मतलब होता है अघत तंत्र, ठीक है। शल्य दंष्ट्रा। जरा, जरा का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। तो रसायन, है ना, रसायन से ही तो अपना बुढ़ापा दूर करते हैं। वृष, है ना, वृष वाजीकरण, ठीक है। वृषान, समझ गए। तो बस ये सारे हैं 5th। उसके बाद नेक्स्ट अपन आते हैं, इसमें से AIA-PG के लिए जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। 6th नंबर श्लोक, ठीक है। वायु पित्तहम कफं चेति त्रयो दोषाः समासतः, ठीक है। तो संग्रह, तो इसको याद कैसे? AIA-PGT में तो अपन को ऑप्शन टिक करना है ना। तो समासतः मतलब वाग्भट, है ना। वाग्भट क्या करते हैं? सम कर देते हैं। किसका? चरक सुश्रुत दोनों में से लेके उसका सम कर देते हैं। तो वाग्भट में समासतः, ठीक है ना। तीनों दोष वायु पित्तम, तीनों दोष ये हैं, ये सब ने बताया, लेकिन किसने क्या किस तरीके से बताया वो अपन को याद रखना है। वायु पित्तम कफस चेति त्रयो दोषा समासतः। संग्रह, चरक, ठीक है। चरक क्या है? इतनी मोटी बुक है, तो संग्रह, है ना, त्रयो दोषा संग्रह आएगा उसमें। तो चरक के लिए समासतः अगर इसकी जगह लिखा है तो क्या है? वाग्भट, सम कर देते हैं। और संभव अगर आए तो सुश्रुत, सुश्रुत जी कंफ्यूज रहते हैं ना, वो रक्त को भी बीच में ले आते हैं कि वो भी दोष है या नहीं, है ना। उसको भी दोष माना है उन्होंने कई कई जगहों पे। तो ये हो गया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं विकृत अविकृत दोष, ठीक है। तो देखो, विकृता अविकृता देहम घनंती ते वर्त्यंती च, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि दोष जब विकृत शरीर का विनाश कर देंगे और अविकृत जीवन दान करते हैं तथा स्वास्थ्य संपादन कार्य करने में सहायक होते हैं। समझ रहे हो? तो ये हो गया। इसका बस रेफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। अष्टांग हृदय। विकृत कोई चीज़ है तो क्या करेगा? देह का घनन करेगा, है ना। और अविकृत है तो वो वर्त्यंती च, ठीक है, देह का संपादन, स्वास्थ्य संपादन, स्वास्थ्य को बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसमें आप ऐसे एरो भी लगा सकते हो, विकृत पे ऐसे एरो लगा लो और अविकृत पे वर्त्यंती। नंबर श्लोक, ठीक है। 7 नंबर श्लोक में क्या है? ते व्यापिनो अपि हृत नाभि अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रया, ठीक है ना। तो ये देखो, ये हृदय है, ये मान लीजिए नाभि है, इसके क्या है? ऊर्ध्व में कफ है, मध्य में पित्त है और अधो में क्या है? वात है। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर। ऊपर क्या होता है? कफ होता है ना गले में, ऐसे याद कर सकते हैं। बीच में पित्त है और नीचे क्या है? वात है, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद क्या है? देखो, वय आदि के अनुसार भी काल होता है, ठीक है ना। जैसे वयो वय के अनुसार या फिर काल के अनुसार भी तो वात पित्त कफ को देख सकते हैं ना। तो वही है वयो अहो रात्रि, ठीक है ना। अहोरात्रि हो गया एक। तो अहोरात्रि भुक्ताना ते अंत मध्य आदि का क्रम, आदि लगा दिया उसने, ठीक है ना। तो भुक्तानाम ते अंत मध्य आदि का क्रम, ठीक है ना। तो देख लो, हिंदी पढ़ लो इसकी। यद्यपि ते सदा गतिशील रहते हैं, यद्यपि वयस के अंतरकाल में, वयस के मध्यकाल में और वयस के आदि में, ठीक है ना। अंत, मध्य और आदि, ठीक है ना। अंत, मध्य और आदि में। तो ये तीनों चीज़ें, वात पित्त कफ सीक्वेंस आपको हमेशा याद रखनी है इस चैप्टर के लिए कि पहले वात आएगा, फिर पित्त आएगा, फिर कफ आएगा, ठीक है ना। तो वात पित्त कफ में ते अंत, ये मध्य और ये आदि, ठीक है ना। ये हो गया। तो किसके अकॉर्डिंग है? एक तो क्या है? वय, वय के अंदर आएगा ये वाली चीज़, और भुक्त खाने के, ठीक है, खाने के अंत में
ठीक है। अहोरात्रि, अहोरात्रि का मतलब क्या होता है? काल, ठीक है ना। अहोरात्रि अंतकाल, वृद्धावस्था में, वयस के मध्य में, ठीक है ना, काल में, वयस के आदिकाल में, ऐसे समझ रहे हो, क्रियाशील रहते। यद्यपि वयस के अंतकाल, मध्यकाल ये हो गया, और दिन रात का बता दिया, और तथा भुक्त, है ना, भोजन करने के अंत में, मध्य में और आदि में, ठीक है ना। ये भोजन के स्टार्टिंग में नहीं है, भोजन कर चुकने के बाद में, भुक्तानाम, जैसे आपने खाना खा लिया उसके जस्ट बाद क्या होगा? तो आदि, उसके जस्ट आदि में क्या होगा? कफ। फिर उसके मध्य में क्या होगा? पित्त। और अंत, अंत में क्या होगा? वात पड़ेगा। दैट्स, है ना, दैट्स द मीनिंग। समझ आया? ठीक है। तो किन तीन चीज़ों के लिए ये अंत और मध्य और आदि सेम ही पैटर्न चलता है? सेम पैटर्न वय में, वय मतलब युवा, सबसे पहले बचपन, ठीक है, फिर मध्यमावस्था, फिर क्या होता है? वृद्धावस्था। तीनों में क्या होगा? देखो मैं ये बना दिया मैंने, युवा, ठीक है, मध्य और वृद्ध, मोटा 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 यही होता है तीन, ठीक है। तो सबसे इसमें क्या बोल रहा है वो? आदि, आदि मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में क्या होगा? कफ बढ़ेगा, फिर पित्त बढ़ेगा, फिर अंत में क्या पड़ेगा? वात। तो ये वात हो गया। वृद्धावस्था में वात बढ़ जाता है, पतले हो जाते हैं, मध्य में पित्त रहता है, ठीक है, युवावस्था में कफ रहता है बच्चों में। तो उसी के हिसाब से अहोरात्रि, अहोरात्रि मतलब पूरे दिन रात में, ठीक है। तो मॉर्निंग में क्या होता है? मतलब दिन रात की स्टार्टिंग में क्या होता है? कफ, ठीक है, सुबह सुबह कफ बढ़ा रहता है। दिन के मध्य दिन में क्या होता है? मध्याह्न में पित्त बढ़ा रहता है, और शाम को क्या हो जाता है? वात बढ़ जाता है। समझ गए? ये दिन का है, रात का भी सेम ही है, ठीक है। रात में, रात के स्टार्टिंग में कफ होता है, रात के मिडनाइट 12 बजे पित्त बढ़ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो लेट एकदम रात का अंत होता है, तब क्या हो जाता है? वात बढ़ जाता है। आई होप इट्स क्लियर। और उसके बाद आप भुक्तानाम, खाने के बाद, तो खाने के बाद कफ सबसे पहले बढ़ता है, फिर पित्त बढ़ेगा, एंड देन वात बढ़ेगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं 8th नंबर श्लोक पे। ओके, सो दोषों का अग्नि पर प्रभाव, मैंने बोला था कि वात, पित्त, कफ। इस चैप्टर के लिए आप ये सीक्वेंस तो हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो, विषम, तीक्ष्ण और मंद, ये क्या है? अग्नि का प्रभाव है। वात से क्या होता है? अग्नि विषम हो जाती है ना, कभी ज़्यादा कभी कम। तीक्ष्ण का मतलब बहुत तेज रहती है। पित्त तो यू नो वेरी वेल कि पित्त में क्या होता है? अग्नि, अग्नि को डिनोट करता है, तो इससे पित्त बढ़ेगा, ठीक है। और मंद, है ना, कफ से क्या हो जाएगा? अग्नि मंद हो जाती है। जो लोग मोटे होते हैं, कफ का फीचर क्या होता है? एक मोटा होना, ठीक है। तो उसमें भी क्या हो जाता है कि मंद हो जाती है अग्नि, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद क्या है? दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव, ठीक है। कोष्ठ पर क्या प्रभाव होगा? देखो, क्रूर को सीक्वेंस हमेशा याद रखो, वात, पित्त, कफ। कुछ नहीं दे रखा है देन इट मीन्स वात, पित्त, कफ, ठीक है। तो वात क्रूर, फिर मृदु और मध्य, ठीक है ना। मध्य, वात, पित्त, कफ। इन्होंने यहाँ सीक्वेंस चेंज कर दिया। देखो, क्रूर, वात अगर ज़्यादा होता है तो कोष्ठ कैसा रहेगा? क्रूर। मतलब वात एक अनबैलेंस्ड सा होता है, ठीक है। तो जहाँ भी वात ज़्यादा होता है ना, या तो कम ज़्यादा करता रहता है वो, कम ज़्यादा। तो क्रूर का मतलब क्रूर कोष्ठ, समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा क्रूर है, पचेगा ही नहीं उसमें खाना, है ना। और उसके बाद मृदु, मृदु कोष्ठ का मतलब क्या होता है? एकदम सॉफ्ट। तो पित्त मतलब कि जैसे मान लो दूध पीने से ही लूज मोशन हो जाए, ऐसे, समझ रहे हो। उसके बाद मध्य, मध्य का मतलब होता है कि देखो, मृदु अलग है, मध्य कोष्ठ अलग है। मध्यम कोष्ठ का मतलब होता है कफ, जो कफ है मिडिल वाला, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो क्रूर कोष्ठ क्या होगा? वात, मतलब कितना भी खाए जा रहे हो, पचा ही नहीं रहा है वो, है ना, थोड़ा भी खा रहे हो तो भी। मध्यम का मतलब क्या होता है? पित्त, ठीक है। सॉरी, मृदु का मतलब होता है पित्त, एकदम मृदु। ये एग्जाम्पल दिया था, लूज मोशन ही हो जाए दूध से। और है ना, मध्य, मध्य कोष्ठ किसका होगा? कफ वालों का होगा, ठीक है ना। मेन ज़्यादातर मध्य किसके लिए होता है? पित्त के लिए होता है ज़्यादातर चीज़ों में ये, लेकिन अग्नि में आपको थोड़ा सा डिफरेंस है ना। सॉरी, कोष्ठ में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्रूर कोष्ठ है, मृदु कोष्ठ है, या मध्यम कोष्ठ है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, देखो 9th नंबर श्लोक। इसमें श्लोक ऐसा सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखो, गर्भ की 3 प्रकृति बनती है, ठीक है ना।
देखो वात दोष की अधिकता से क्या होगा, हीन प्रकृति, है ना। मैं एक टेबुलर फॉर्म में भी दिखा दूंगी। पित्त दोष की अगर अधिकता है तो मध्यम प्रकृति, और कफ दोष की अगर अधिकता है तो क्या होता है, उत्तम प्रकृति बनती है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ देख लो, देखो वात पित्त कफ, यही सीक्वेंस मैंने याद करने के लिए बोला, वात पित्त कफ, हीन, मध्य और उत्तम। कंफ्यूजन कहाँ होता है, कंफ्यूजन वाला भी पॉइंट बता देती हूँ मैं। कंफ्यूजन होता है कि देखो कफ की क्या है, उत्तम, ठीक है, और सम अगर धातु है, वात पित्त कफ तीनों अगर सम है तो क्या होगा, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ प्रकृति होगी। उत्तम और श्रेष्ठ क्या होता है, लगभग एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो वात की वजह से तो हीन है, मध्यम है, ये ठीक है। कफ की वजह से उत्तम है, और सम धातु अगर है तो वो श्रेष्ठ है। तो स से याद रखो। तो इसका तुमको याद क्या करना है, रुक्ष, शीत, है ना, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल, ठीक है ना। ये सारे किसके गुण हैं, अनिल के गुण हैं। उसके बाद पित्त दोष के गुण। पित्त दोष में क्या होता है, देखो पित्तम संस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम सरम द्रवम, ठीक है। पित्त के क्या क्या लक्षण है, समझ ही आ रहा है, ठीक है। क्या है, स्निग्ध है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, लघु विश्रम सरम द्रवम। बार बार बोलेंगे तो ये लर्नी हो जाता है, ठीक है ना। चरक ने क्या बोला है, लघु विश्रम की जगह अम्ल कटु। अगर आपको नहीं बाई चांस याद होता है तो एटलीस्ट डिफरेंस याद रखो कि चरक ने जो लघु विश्रम है ना, इसकी जगह पे क्या बोला है, अम्ल और कटु, ठीक है। अम्ल और क्या बोला है, कटु, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वाग्भट ने कफ दोष का मधुर और मृदु गुण नहीं माना है, ठीक है ना। तो कफ दोष के गुण देख लेते हैं, ठीक है। स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, ठीक है। सुलक्षण, मृत्सन, स्थिर, कफा, ठीक। तो समझ ही आ रहे हैं ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कफ दोष में मधुर और मृदु गुण को नहीं माना है, ठीक है ना, वाग्भट ने कफ दोष का, ठीक है। नहीं दिख रहा है इसमें अपन को। नेक्स्ट आ जाते हैं, 12वां नंबर श्लोक छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद धातुओं का वर्णन। देखो वाग्भट की देना है ये, तो फिर इसको तो इम्पोर्टेंट हो गया, याद रखना है अपन को, ठीक है। तो क्या है, धातु सबको पता रहती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये तो पता ही होना चाहिए, वो भी सीक्वेंस में। रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये क्या है, 7 धातु है, ठीक है ना। धातवः, ठीक है ना, धातवः। तो ये सारा ये किसकी देन है, वाग्भट की देन है ये, कि धातु दोष, ठीक है ना। तो इनको ही क्या बोलते हैं, जब ये क्या बोलते हैं, जब ये वात आदि दोषों द्वारा दूषित किए जाते हैं तब इनको क्या बोलते हैं, धातुओं को ही फिर दूष्य बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है 14 नंबर श्लोक में, ठीक है। इसमें क्या है, देखो वाग्भट ने कटु की जगह उष्ण बोला है, ठीक है ना। बाकी तो ये देखो वही रस है, रसा, स्वादु, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषाय का, षड द्रव्यमाश्रिते च यथापूर्वम बलावहा, ठीक है। तो वाग्भट ने देखो क्या बोला है, कटु की जगह ये बोला है ना उषण, ठीक है। उषण कटु की जगह बोला है, क्योंकि चरक ने कटु बोला है और इन्होंने उषण बोला है, ठीक है। कटु उष्ण होता है। फिर अगर ये यथापूर्व बलावहा का मतलब देखा जाए तो क्या है, पहले मधुर, फिर अम्ल, लवण, तिक्त, है ना, और उष्ण, उष्ण मतलब कटु, ठीक है, और कषाय, ये क्या हो गई, सीक्वेंस हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन आ जाते हैं 15 नंबर श्लोक में, ठीक है। ये आ गया समझ में, यथापूर्व बलावहा। 15 नंबर श्लोक में क्या है कि तत्र आद्य मारुतम घनंती तिक्त आदय कफम, कषाय तिक्त मधुरा पित्त मन्येतु कुर्वते, ठीक है ना। तो इसमें ये क्या है, तत्राद्य, तत्राद्य मतलब क्या होता है, आद्य का मतलब क्या होता है, शुरुआत। तो आद्य मतलब मधुर, अम्ल, लवण, शुरुआत के जो 3 हैं। मारुता घनंती, घनंती मतलब कम करते हैं, ये क्या करते हैं, वात को कम करते हैं। त्रय तिक्तादय कफम, और जो ये जो 3 हैं तिक्तादय, जो त्रय तिक्तादय कफम, कषाय तिक्त मधुरा पित्त मन्ये, ठीक है ना। तिक्तादय का मतलब क्या होता है, कटु, तिक्त, कषाय, ये 3 जो होते हैं वो किसको कम करते हैं, कफ को कम करते हैं, ठीक है। मधुर, अम्ल, लवण ये वात को कम करते हैं। कटु, तिक्त, कषाय कफ को कम करते हैं, है ना। कटु, है ना, कटु तिक्तादय जो होते हैं, तिक्तादय में क्या हो गया, कटु,
तिक्त कषाय, ये तीनों कफ को कम करेंगे। कषाय तिक्त मधुरा पित्त मन्नेतु कुर्वते, ठीक है। कषाय तिक्त और मधुर ये तीनों पित्त को क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है ना। कषाय तिक्त मधुरा पित्त मन्नेतु कुर्वते, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। ये तीनों क्या करते हैं, पित्त को कम करते हैं। उसके बाद द्रव्य का वर्णन क्या है, देखो शमनम कोपनम स्वस्थ हेतम द्रव्यम इति त्रिधा। वाग्भट ने क्या बोला है, 3 टाइप के द्रव्य होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, शमन, कोपन और स्वस्थितम। जो शमन कम करे, कोपन मतलब बढ़ाए, और स्वस्थितम, ठीक है। शमन कम करने वाला, ठीक है। कोपन मतलब जैसे वात दोष को, पित्त को क्या करते हैं, कुपित करने वाला। स्वस्थितम जो मेंटेन रखे, बैलेंस बना के रखे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अपन नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं, ठीक है। वाग्भट ने 2 वीर्य बोले हैं, याद रखना है, ठीक है। सबने अलग अलग बोला है। तो वाग्भट ने क्या क्या 2 वीर्य बोले, एक उष्ण बोला है और एक क्या बोला है, शीत, ठीक है। उष्ण शीत गुण उत्कर्षाय वीर्य त्रिधा द्विधा स्मृतम, ठीक है। वीर्य 2 है, शीत वीर्य और उष्ण, ठीक है, उष्ण गुण वीर्य। ये हो गया। 17 नंबर श्लोक, विपाक का वर्णन। भले ही कोई द्रव्य किसी रस से युक्त क्यों ना हो, उसका विपाक 3 प्रकार का होता है। तो वाग्भट ने विपाक 3 प्रकार का बोला है, मधुर, अम्ल और कटु विपाक, ठीक है। चरक ने भी सेम बोला है। तो मधुर, अम्ल, कटु ये 3 विपाक है, ठीक है। ये समझ गए अपन। उसके बाद द्रव्यों के गुणों का वर्णन। द्रव्यों के गुणों का वर्णन क्या है, गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्षण सांद मृदु स्थिरा गुणा स्वसूक्ष्म विशदा विशंति सविपर्या, ठीक है ना। द्रव्यों में परस्पर विपरीत ये कितने गुण पाए जाते हैं, 20 गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, श्लक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिरा, ठीक है ना। ये कितने हो गए, 10 हो गए। इसका विपर्य, इसके जो अपोजिट हैं वो कितने हैं, 10 और हैं। तो टोटल 20 क्या हो गए, गुण हो गए, ठीक है। टोटल कितने गुण हैं, 20 गुण हैं। तो ये पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। इस श्लोक को याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्षण सांद मृदु, 2-2 का पेयर लेके चलो। गुरु मंद, गुरु तो मंद है, ठीक है। गुरु को बच्चे मंद ही समझते हैं, ठीक है। गुरु मंद, हिम स्निग्ध, ठीक है। श्लक्षण सांद्र, मृदु कैसी है, स्थिर है, ठीक है। तो ऐसे उसके बाद नेक्स्ट अपन आ जाते हैं 19 नंबर श्लोक में। देखो रोग एवं आरोग्य के कारण क्या होते हैं, काल अर्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्या अति मात्र का सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोग आरोग्य कारणम, ठीक है ना। तो काल अर्थ कर्मणा, काल अर्थ और कर्म, इसका हीन योग, इसका मिथ्या योग, इसका अति योग, ये क्या है, रोगों की उत्पत्ति में एकमात्र कारण होते हैं। सम्यक योग, हीन, मिथ्या, अति, ठीक है। और सम्यक योग ये क्या था, विज्ञो रोग आरोग्य। सम्यक अगर हो गया तो क्या हो गया, सम्यक से तो आरोग्य हो जाएगा, आरोग्य, ठीक है। और रोग का कारण क्या हो गया, ये तीनों क्या हो गए, रोग के कारण हो गए, ठीक है। हीन, मिथ्या और अति योग, किस किस का, काल का हीन योग, मिथ्या योग, अति योग, अर्थ का हीन योग, मिथ्या योग और अति योग, और कर्म का हीन, मिथ्या और अति योग, ठीक है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स कम टू दिस। हाँ, रोग आरोग्य में भेद क्या होते हैं। देखो रोग क्या होता है, किसकी वजह से होता है, धातु वैषम्य की वजह से। जब जो हमने धातुएं बताई थी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो ये जो धातुएं हैं इसमें अगर विषमता होती है तो क्या होगा, रोग हो जाएगा। और इसमें अगर साम्य है ना, दोषों का अगर साम्य होता है, तीनों दोषों की समता है, तो क्या हो जाएगा, आरोग्य हो जाएगा, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। उसके बाद क्या है 20, ये श्लोक क्या है, देखो मेनली इस चैप्टर में ना ये याद रखना कि कुछ में 3-4 ऐसे भेद हैं, लेकिन मेनली 2 भेद बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है ना। तो देखो रोग इसमें कितने टाइप के बताए हैं, 2 टाइप के, क्या क्या, एक निज रोग और एक आगंतुज रोग, ठीक है। निज आगंतुज भेद से रोग कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। उसके बाद 2 प्रकार के रोग के अधिष्ठान होते हैं, है ना। रोग किस जगह पे, अधिष्ठान मतलब प्लेस, किस प्लेस पे है। तो रोगों के अधिष्ठान भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्या क्या, काय और एक मन, ठीक है। काय मतलब क्या होता है, शरीर, और दूसरा क्या है, मन। तो ये क्या है, रोग 2 ही जगह हो सकते हैं, एक काय में, शरीर में, एक मन में, ठीक है। तो ये हो गया रोग के अधिष्ठान। फिर गुण कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। 3 कौन कौन से गुण होते हैं, मन के, किसके गुण हैं, मन के, मनसो, देखो मन के
जो गुण होते हैं वो तो 3 होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, अष्टांग में क्या दे रखा, मन के दोष। तो मन 100 द्वौ है ना, कितने दोष हैं, क्योंकि सत्व एक मन का गुण है, दैट इज़ नॉट दोष, ठीक है। तो मन के कितने गुण होते हैं, 3, लेकिन मन के दोष अगर पूछा जाए तो कितने होंगे, रज और तम, ये 2 ही होते हैं, है ना। सत्व में कोई दोष नहीं होता, तो इसीलिए इसमें दोष में रज और तम आया है। नेक्स्ट, अष्टांग संग्रह में वाग्भट ने सत्वरज तीनों को क्या बोला है, महागुण बोला है, तो ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, दर्शन स्पर्शनम प्रश्नय परीक्षेत च रोगिणम, ठीक है। तो वाग्भट ने रोग की 3 परीक्षा बताई है, DSP याद रखना, ठीक है ना। चरक ने क्योंकि क्या बोला है, DPS, दर्शन प्रश्न फिर स्पर्शन, सीक्वेंस। वाग्भट ने क्या बोला है, दर्शन स्पर्शन देन प्रश्न, ठीक है ना। तो ये DSP, ऑब्वियसली कोई पेशेंट आया तो हम सबसे पहले उसको देखते हैं, दर्शन, फिर हम उसको छू के नाड़ी देखते हैं, स्पर्श करके नाड़ी देखते हैं, तो स्पर्शन हो गया। फिर हम उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, तुमने क्या खाया था, क्या पिया था, तो ये क्या हो गए, क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, आगे भी हमारा श्लोक इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, 22 नंबर श्लोक। तो इसमें क्या है कि रोग की परीक्षा और कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, वो ध्यान रखना। ऊपर क्या था, रोगी की परीक्षा, ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। रोगी की परीक्षा क्या है, DSP या फिर DPS। DSP जानते हैं, है ना, तो DSP पुलिस में होता है ना DSP, तो DSP क्या होता है, रोगी, एक रोगी है, इंसान है तो वो रोगी। और इसको कैसे याद करोगे कि रोग की परीक्षा है, सीधी सी बात है, निदान, प्रागरूप मतलब पूर्व रूप, लक्षण, है ना, पश्चात, है ना, पश्चात भी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, लक्षण के बाद देखो, लक्षण, इसकी थोड़ी संधि विक्षेप करो, लक्षण उपशय, उपशय का मतलब क्या होता है, मतलब मेडिसिन दे के देखते हैं, अगर वो ठीक हो जाता है, या फिर अगर ठीक है तो वही मेडिसिन कंटिन्यू करेंगे, अगर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, अगर नहीं ठीक हुआ है तो हम कोई और मेडिसिन देखते हैं, है ना। इसका मतलब कोई और, जब निदान, पूर्व रूप, लक्षण से भी नहीं पता चलता है, देन हम उपशय पे आते हैं, ठीक है ना। तो उपशय, फिर आपती, आपती समझ रहे हो, आपती मतलब संप्राप्ति का पर्याय है, ठीक है ना, आपती। तो ये हम रोग की परीक्षा। उसके बाद क्या है, देश भेदों का वर्णन, ठीक है, देश भी 2 होते हैं, बोला था ना, 2 चीज़ें ही हैं मेनली इसमें, इस चैप्टर में, अष्टांग हृदय में फर्स्ट चैप्टर में 2 है ना, द्विधा। देश क्या होते हैं, एक तो भूमि देश होता है, और एक क्या होता है, देह। हमारा जो देह है वो भी तो एक देश है, तो एक भूमि हो गया, और एक क्या होता है, देह, ठीक है। देह मतलब हमारी जो बॉडी होती है, और एक भूमि, भूमि मतलब जो भी भूमि, समझ रहे हो कि कौन सा देश है, मतलब भूमि के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो राजस्थान, और ठीक है, जांगम देश है कि अनूप है, तो ऐसे, तो भूमि अलग अलग टाइप की भूमि होती है, देश, है ना। उसके बाद क्या हो गया, भूमि देश का वर्णन, है ना। ये देखो आ गया ना, क्या है, जांगम है, वात भूयिष्ठम आनुपम तू कफो उलवड़म, ठीक है, समझ रहे हो, सिंपल लैंग्वेज है। जांगम में क्या होता है, जांगम देश में क्या होता है, वात भूयिष्ठम, वात अधिक होता है, ठीक है। और आनूप देश में क्या होता है, कफ उलवड़म, कफ उलवण होता है, ठीक है, कफ अधिक होता है। साधारण देश में तो क्या होता है, सम होता है, ठीक है, सम मलम, ठीक है, त्रिधा, भूमि देश आदेश, ठीक है, 3 होते हैं। जांगम, देखो देश पूछा जाए तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, जांगम, ठीक है, देश मतलब भूमि और देह। लेकिन भूमि में भी पूछा जाए कितने टाइप होते हैं, देन यू हैव टू से 3 होते हैं, ठीक है, जांगम, अनूप और साधारण। साधारण नाम से पता चल रहा है कि सब कुछ सम है, ठीक है। जांगम का मतलब क्या होता है, जंगल, जंगल में कितनी तेज हवाएं, ये याद करने का तरीका बता रही हूँ, जंगल में कितनी तेज हवाएं चलती हैं, तो ये वात बढ़ता है, ठीक है, जांगम में वात। और आनूप, आनूप तो पानी के लिए यूज होते हैं ना, अनूप, आनूप, ठीक है, तो पानी, कफ, कफ किससे रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है, तो जांगम, जांगम मतलब ऐसे याद करो, जंगल, जंगल में हवा होती है तो हवा, वात अधिक होता है, आनूप में कफ अधिक होता है, और सम साधारण में होता है, ठीक। तो अब देखो चरक, शारंगधर और वाग्भट का भी देख लो। चरक ने क्या बोला है, जांगम में, यहाँ तो वात था, चरक ने पित्त ऐड कर दिया इसमें वात के साथ, ठीक है।
आनूप में क्या किया, वात के साथ कफ ऐड कर दिया, मतलब इन्होंने वात ऐड किया है, और साधारण में सम बोल दिया, ठीक है ना। तो जांगम में इन्होंने क्या बोला है, पित्त। जांगम जैसे कि जैसे राजस्थान का मान लो, ठीक है, राजस्थान क्या है, जांगम है, वात और पित्त। आनूप जैसे कि यूपी, आनूप है, पानी होता है, ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, तो आनूप मतलब कि वात और कफ, ठीक है। साधारण मतलब जहाँ पे नॉर्मेंसी है, ठीक है ना, सम है अवस्था, सारे दोष सम है, ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है ना ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा, एकदम साधारण है, ठीक है। उसके बाद देखो शारंगधर ने क्या बोला है, शारंगधर ने तो बोल दिया तीनों दोष, है ना, जांगम में तीनों दोष, वात पित्त और कफ, ठीक है। आनूप में क्या है, वात कफ, और साधारण में क्या है, सम। देखो सम तो तीनों ने बोला है, वाग्भट नॉर्मल एकदम सिंपल, वात जंगल में हवा चलती है वात, आनूप मतलब पानी मतलब कफ, और साधारण मतलब सम, ठीक है। ये इन्होंने एकदम सॉर्टेड है, बाकी उन्होंने दो, और शारंगधर ने तो अलग ही, ठीक है। जांगम में बोल दिया क्या, वात पित्त कफ तीनों दोष होते हैं, ठीक है, और आनूप में वात और कफ, ठीक, सेम सेम ही है वात कफ, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, काल का भेद, ठीक है। काल का भेद क्या होता है, भेषज योग के आधार पर काल दो प्रकार के होते हैं, है ना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ना है तो आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार का क्या होता है, भेषज योग के आधार पर काल दो होते हैं, क्षणादि, और एक क्या होता है, व्याधि की अवस्था के आधार पे, ठीक है। तो देखो क्षणादि व्याधि अवस्था काल दो, मेनली इसमें दो ही चीज़ें हैं, देखो काल भी दो होते हैं, एक तो क्षण आदि के हिसाब से, क्षण आदि मतलब जैसे प्रातः काल है, सायंकाल है, ठीक है, कोई भी कितने बज रहे हैं, ये उस हिसाब से ये क्षण का बता दिया। और एक काल होता है कि व्याधि की अवस्था के हिसाब से, ठीक है ना, तो व्याधि किस अवस्था में है, आम अवस्था में है, जीर्ण अवस्था में है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, व्याधि की अवस्था के अकॉर्डिंग उसका काल क्या चल रहा है, ठीक है। तो दोनों कालों के अनुसार भेषज योग चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये नेक्स्ट औषध का प्रकार, ये फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। औषध के प्रकार भी देखो दो होते हैं, ठीक है, शोधन होता है और एक शमन होता है। शोधन मतलब कि पूरा उसको डीप क्लींजिंग, पूरा बॉडी को ही एकदम डीप, कि रोग पुनः उद्भव ही ना हो, ठीक है। शमन का मतलब है कि एक टाइम के लिए आपने सबसाइड कर दिया उसे, है ना, उसे वहीं पे दबा दिया, उसको आपने जड़ से ख़त्म नहीं किया है, यू जस्ट हैव गिवन द मेडिसिन एंड उसको आपने क्या कर दिया, सबसाइड कर दिया। शोधन का मतलब पूरा उसको जो बॉडी में था उसको क्या किया, बाहर निकाल दिया दोषों को, ठीक है, तो वो उसका पुनर्उद्भव नहीं होगा। और शमन में क्या किया, वो था उसको वहीं पे आपने क्या किया, कम कर दिया, वहीं पे उसको कम कर दिया, ठीक है। तो कम कर रहा है तो फिर से कुछ तो बचा है ना, तो वो फिर से फ्लरिश हो सकता है, ठीक है, समझ गए। तो दो टाइप के होते हैं। उसके बाद क्या, शारीरिक दोषों की चिकित्सा कैसे करते हैं, शरीर जानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम, ठीक है। शरीर में जो दोषों की क्रम से, क्रम तो मैंने तुमको बताया था, क्रम भी जब भी बात हो इस फर्स्ट चैप्टर में तो वात पित्त कफ, ठीक है। परम औषधम किसकी है, तो अब याद रखना, देखो बस्ती क्या है, वात की, विरेचन पित्त के लिए, वमन कफ के लिए, वात पित्त कफ तीनों सीक्वेंस में हो गया। तैल परम औषधम किसकी है, वात की, घृत पित्त का, और मधु कफ का, ठीक है ना, पता है ना। जैसे पित्त मतलब जैसे मान लो हाथ में अगर जल गया है तो बोलते हैं ना घी लगाने से क्या होता है, थोड़ी शीतलता हो जाती है। शत दौत घृत के बारे में भी सुना होगा, है ना, घी को इतना इतना धुलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है ना। तो घृत पित्त को कम करेगा, तैल तैल वात को कम करेगा, और मधु कफ को कम करता है, ठीक है ना। मधु, मधु क्या करेगा, कर्षण कर, मधु का क्या होता है, कषाय होता है ना, तो इसीलिए ये क्या करेगा, कफ को कर्षण करेगा, ठीक है। बस्ती वात की परम औषध होती है, ठीक है, विरेचन पित्त के लिए होता है, और वमन कफ के लिए होता है, ठीक है ना। ऊपर से वमन करते तो वो कफ के लिए, पित्त के लिए विरेचन होता है, तो ये बेसिक है एकदम। उसके बाद क्या है, मानसिक दोषों की चिकित्सा, ठीक है। तो परम चिकित्सा क्या क्या है मानस दोष की, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम, ठीक है। तो धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछते हैं, रेफरेंस पूछते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कुछ है वो चरक में क्या है, समाधि, ठीक है, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम। यहाँ पे क्या आएगा कि परम की जगह पे चरक में क्या आएगा, समाधि आएगा, ठीक है, चरक की समाधि। हम इतना चरक पढ़ते हैं, इतना चरक पढ़ते हैं कि समाधि बन जाएगी, ठीक है, याद करने का तरीका है। सुश्रुत, सुश्रुत में क्या है, शब्द आदि सुखावह, है ना, म्यूज़िक, जैसे ओटी है, ऑपरेशन करते समय म्यूज़िक चलाते हैं, है ना, माहौल को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, तो शब्द आदि
सुखा वह, तो म्यूजिक से याद कर लो। ओटी में क्या चलेगा? सुश्रुत मतलब शल्य, शल्य मतलब ओटी, ओटी में क्या चलेगा? म्यूजिक। वाग्भट, वाग्भट में क्या है? परम। वाग्भट को क्या थे? ठीक है, परम, अब ठीक है याद करने के लिए बना रहे। वाग्भट क्या थे? परम चोर थे। ठीक है, क्या करते थे? चरक से भी ले लिया आधा, आधा सुश्रुत से ले लिया, याद करने के पर्पज से। ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज। ठीक है, तो वाग्भट ने क्या किया? चरक से भी कुछ चीज़ें ली हैं, कुछ चीज़ें सुश्रुत से भी ली हैं, तो वो क्या है? परम। तो आ गया ना, मनो औषधम परम। ठीक है, तो ये हो गया। काश्यप, वीर्य, वीर्य मतलब जैसे होता है ना वीर्य, स्पर्म्स, इनको भी तो वीर्य बोलते हैं। तो बच्चों के लिए क्या चाहिए? काश्यप बच्चों के डॉक्टर हैं, उसके लिए क्या चाहिए? वीर्य चाहिए। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या है? चिकित्सा के 4 पाद। ठीक है, अच्छे से एकदम मन लगा के पढ़ो, यहीं पे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। ठीक है, देखो चिकित्सा कर्म के 4 पाद होते हैं। देखो पहला क्या है? भिषक, भिषक मतलब डॉक्टर। ठीक, डॉक्टर। द्रव्य, द्रव्य मतलब औषधि। ठीक है, औषधि जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो, औषध। ठीक है, औषध। और उपस्थाता, उपस्थाता मतलब जो अटेंडेंट होता है। ठीक है, दैट इज उपस्थाता। ठीक है, अटेंडेंट। और उसके बाद रोगी, दैट इज पेशेंट। तो पाद चतुष्टयम। ठीक है, 4 पाद हैं। ठीक है ना, पाद मतलब 1/4, 1/4 इंटू 4 हो गया तो क्या हो गया? पूरा एक बन गया। ठीक है, तो पाद चतुष्टयम, 4 पाद होते हैं चिकित्सा के। ठीक है, उसके बाद प्रत्येकम तत्चतुर्गुणम, प्रत्येक के भी कितने कितने गुण हैं? 4 गुण हैं। ठीक है ना, तो ये हम पढ़ते हैं। अब चलो, फर्स्ट क्या है? वैद्य के 4 क्या क्या लक्षण होते हैं? दक्ष, तीर्थार्थ, शास्त्रार्थ, दृष्टकर्मा, शुचि। ठीक है, विषय के क्या क्या होते हैं? दक्ष, है ना, दैट शुड बी स्किल्ड, है ना। भिषक मतलब डॉक्टर, डॉक्टर को क्या होना चाहिए? स्किल्ड होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शुड इट बी? स्किल्ड। तीर्थार्थ, तीर्थार्थ का मतलब होता है कि मतलब अलग अलग आचार्यों से जा के सीखा हो उसने, अलग अलग ज्ञान लिया है। ठीक है, शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ का मतलब होता है चिकित्सा की विधियों को अनेक बार उसने क्या किया है? शास्त्रार्थ, उसको शास्त्र के अर्थ को एकदम ग्रहण किया है। ठीक है, शास्त्र के अर्थ को समझ आ रहे हैं, अंडरस्टूड है। उसके बाद क्या है? दृष्टकर्मा, दृष्टकर्मा मतलब कि डॉक्टर अगर सिर्फ बुक पढ़ ले, सिर्फ शास्त्रार्थ कर ले, दैट इज़ नॉट इनफ ना, उसको दृष्टकर्मा, दृष्टकर्मा मतलब उसको जैसे सर्जरी है, यू कैन नॉट डू सर्जरी ओनली बाय स्टडिंग, यू हैव टू सी हाउ टू डू सर्जरी, यू नो। तो दृष्टकर्मा मतलब कि उसने बार बार सर्जरी होते हुए देखी है, देन ओनली ही विल बी एबल टू डू दैट, राइट। शुचि, शुचि मतलब कि सर्जरी में यू नो वेरी वेल कि सर्जरी में शुचि, शुचि मतलब सैनिटाइजेशन, कितना ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो सैनिटाइजेशन ये हो गया भिषक के, ये क्या है? 4 गुण हैं। हो गया औषध, औषध है ना, द्रव्य बोल दो या फिर औषध बोल दो, एक ही बात है। औषध में क्या है? बहुकल्पम, बहुकल्पना मतलब अलग अलग कल्पना होनी चाहिए, स्वरस होना चाहिए या फिर क्वात है, फांट है। अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ स्वरस के फॉर्म में ले रहे हो, बच्चों को नहीं दे पाएंगे ना, बच्चों को चूड़ के फॉर्म में नहीं दे पाएंगे, तो अलग अलग है ना। इजीली लोग क्वाथ, काढ़ा नहीं पी पाते हैं, तो इफ़ यू आर एबल टू गिव दैट इन अनदर फॉर्म, लाइक टैबलेट के फॉर्म में दे दिया, है ना, जो भी लोगों को जो पोटेंसी भी है, प्लस आप वायु अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा करवा रहा है, और पेशेंट इज़ एबल टू टेक, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट मैटर्स इज पेशेंट इज़ एबल टू टेक, अदरवाइज मेडिसिन उतना इफेक्टिव, जब पेशेंट लेगा ही नहीं तो मेडिसिन कैसे इफेक्टिव होगा, है ना। तो बहुकल्पम, उसकी बहुत सारी कल्पना की जा रही है। बहुगुणम, उसके बहुत सारे गुण हैं। ठीक है, गुण मतलब कि जैसे सारी उसमें उसकी पोटेंसी ज़्यादा है, उसके अंदर गुण है ना, दोषों को शमन कर रहा है, जो भी हमको चाहिए वो अवेलेबल भी है। संपन्नम, संपन्नम का क्या मतलब होता है कि अपने गुणों के से युक्त है। ठीक है ना, संपन्न है। योग्यम, वो ट्रीटमेंट मतलब एक योग्य है, मतलब उस रोग को ठीक करने के योग्य भी तो होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपको लर्न करना है, बहुकल्पम, बहुगुणम, संपन्नम, योग्यम, औषधम। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। परिचारक, उपस्थाता के 4 क्या लक्षण होते हैं? ठीक है, अटेंडेंट। तो अनुरक्तम, अनुरक्तम मतलब सबसे पहली चीज़ तो आपको अनुराग होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज तो तुम समझ रहे हो, पेशेंट का ध्यान रखने में
कोई मतलब जिसको प्रेम नहीं है पेशेंट से, अनुराग नहीं है, वो ध्यान नहीं रख पाएगा, ठीक है ना। पेशेंट का पूरा उसको ले जाना, उसका कपड़े चेंज कराना और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, उसके लिए मेडिसिन बनाना, इतनी मेहनत वही कर सकता है जो जिसको अनुराग हो, ठीक है। शुचि, शुचि मतलब उसको क्या है, सैनिटाइजेशन। देखो वैद्य में भी शुचि आया है ना, शुचि, तो वैद्य को भी ध्यान रखना होता है और परिचारक को भी, क्योंकि उसको भी मेडिसिन बनानी होती है, तो उसको शुचि, सफाई का ध्यान रखना। दक्ष, देखो डॉक्टर भी दक्ष होना चाहिए और अटेंडेंट भी दक्ष होना चाहिए। शुचि दक्ष दोनों क्या है, कॉमन है। बुद्धिमान भी होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है ना, कि अपने हिसाब से बुद्धि का भी यूज़ करे, वो कैसे डॉक्टर ने बताया है उसके हिसाब से। मेडिसिन बनाने के लिए भी बुद्धि चाहिए होती है ना, और मेडिसिन किस टाइम पे देनी है, कितना मेजरमेंट कितना बताया है, तो पूरा बुद्धिमान भी होना चाहिए। रोगी, तो ये अंडरस्टूड सी चीज़ें हैं। और उसके बाद क्या है, रोगी के 4 लक्षण होते हैं। आढ़्य, ठीक है, तो वाग्भट ने क्या बोला है, पहले ये चरक ने नहीं बोला है, ठीक है, आढ़्य है ना। आढ़्य मतलब पैसे वाला होना चाहिए, ठीक है ना, धन देगा तभी उसकी चिकित्सा होगी। भिषक वशयो, है ना, भिषक की बात माने। ज्ञापक, ज्ञापक मतलब अपना जो उसको प्रॉब्लम है वो उसको बता पाए, उसको जाने, तभी ना बता पाएगा, तो ज्ञापक है ना, तभी डायग्नोसिस बन पाएगी। सत्व, सत्व उसका हाई होना चाहिए, ठीक है ना। पता चले इंजेक्शन देख के डर गया तो कैसे ट्रीट होगा वो, ठीक है, तो उसका सत्व हाई होना चाहिए। उसके बाद साध्य साध्य के अनुसार व्याधि के भेद क्या होते हैं, ठीक है। तो सर्व औषध क्षमे देहे यून पुंसो जितात्मना, ठीक है ना। तो सर्व औषध क्षमे, देखो साध्य साध्य 2 टाइप की होती हैं औषध, ठीक है ना। 2 भेद क्या क्या हैं, व्याधि के जो भेद हैं वो 2 हैं। एक तो साध्य व्याधि होती है, एक असाध्य व्याधि होती है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि इसके भी पुनः 2 भेद होते हैं, साध्य के भी तो 2 भेद होंगे, ठीक है, जैसे सुख साध्य और कृच्छ साध्य। इसके बाद असाध्य के भी 2 भेद हैं, ठीक है ना, याप्य है और अनुपक्रम, अर्थात चिकित्सा के जो अयोग्य हैं। अनुपक्रम मतलब उसका, उपक्रम मतलब चिकित्सा, अनुपक्रम मतलब जिसकी चिकित्सा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यही है, सर्व औषध क्षमे देहे यूनः पुंसो, पुंसो मतलब मनुष्य, जित आत्मना, है ना, जिसकी आत्मा जित, है ना, जीत लिया हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, अमार्गो अल्प हेतु, मतलब ये बता रहा है साध्य कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, अल्प हेतु, ठीक है, अल्प हेतु। फिर क्या है, रूप, रूप कैसा होना चाहिए, रूप जो उसके जो लक्षण हैं, है ना, अल्प रूप हैं, वो क्या होने चाहिए, अल्प होने चाहिए, ठीक है। पूर्व रूप उसके क्या होने चाहिए, अल्प रूप, अल्प होने चाहिए। और अनुपद्रव, अनुपद्रव मतलब उपद्रव उसके नहीं होने चाहिए। देखो हिंदी पढ़ के देख लो, जिस प्रकार रोगी का शरीर अपने प्रकार की चिकित्सा को सहन करने में, ये ठीक है। हाँ देखो, जितेंद्रिय हो, आ गया ना, देखो ये जितात्मना, है ना, मतलब वही मतलब है, जितेंद्रिय हो, उसका सभी जो है किसी भी मर्म स्थल से उत्पन्न ना हुआ हो, ठीक है ना। अमर्म, समझ रहे हो, अमर्म, किसी मर्म स्थल पे नहीं होना चाहिए प्रेजेंट। जिस रोग के उत्पादक हेतु कारण पूर्व रूप रूप आदि क्या हो, थोड़े हों, अल्प आ गया ना, अल्प, अल्प हेतु, है ना, हेतु रूप, अग्र रूप और रूप, अग्र रूप मतलब वही हो गया, पूर्व रूप हो गया, और रूप, ठीक है, और अनुपद्रव होना चाहिए, समझ गए ना। तो ये हो गया हमारा क्या, साध्य, है ना, जितेंद्रिय हो, है ना, और जवान हो, यून का मतलब जवान होता है, पुंस पुरुष हो, है ना, पहले थोड़ा सा पुरुष को, पुरुष ज़्यादा जल्दी ठीक हुआ ऐसे बोला है। जितात्मना, इंद्रियों पे, आत्मा पे जिसने जीत प्राप्त की हो, ठीक है। अमर्म, और अल्प क्या हो, हेतु, पूर्व रूप, अर्घ रूप मतलब पूर्व रूप, और रूप ये सब कम हो, अनुपद्रव हो, ठीक है ना। अतुल्य दूष्य देश, देश अर्थु प्रकृति पाद संपदि, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, अतुल्य, ठीक है, अतुल्य का मतलब एक जैसे ना हो, है ना, एक दूसरे से डिफरेंस हो, ठीक है। क्या क्या, दूष्य, देश, ठीक है, अर्थु प्रकृति, है ना, अर्थु की प्रकृति, तो ये तीनों आपस में डिफरेंट होना चाहिए, दूष्य, देश और प्रकृति, तभी ना चिकित्सा हो पाएगी, ठीक है ना। तो ये तीनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। पाद संपदि, ठीक है, पाद संपद होना चाहिए, जो अपन ने 4 पाद पढ़े हैं ना चिकित्सा के, ठीक
ठीक है। वैद्य, उपस्थाता, रोगी, औषध, ये चारों पाद संपद होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, साध्य होगा। ठीक है। ग्रहेषु अनुगुणे, ठीक है, ग्रहेषु, ठीक है, अनुगुणे एक दोष मार्गे। ठीक है ना। देखो दूष्य देश, ये सब अपन ने पढ़ लिया। चिकित्सा काल में उक्त चारों पाद, ये पढ़ लिया अपन ने। क्या बोल रहा है, सूर्य चंद्र, ये सब क्या होते हैं, ग्रहे, है ना, ग्रहेषु। ठीक है। ग्रहेषु अनुकूल हो। ठीक है। ग्रहेषु, फिर उसके अनुकूल हो। चिकित्सा में उक्त चारों पाद अपने अपने गुणों से संपन्न हो। आ गया ना, गुण हो। ठीक है ना, गुणों से संपन्न हो। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि एक मार्गगामी हो। ठीक है ना, ये लिखो, एक दोनों के लिए, एक क्या है, दोष है, और एक ही मार्ग है। ठीक है ना, एक दोष वाला है तो बेस्ट ही है, और एक मार्ग हो, ये लिखा देखो, एक दोष हो और एक मार्गामी हो तो क्या होगा, रोग नया भी हो, नवम। ठीक है, नया भी हो तो ये क्या है, असाध्य होता है। ठीक है। इसके जो विपरीत है वो क्या होगा, असाध्य होगा। ठीक है। कष्ट साध्य देख लेते हैं। कष्ट साध्य में क्या है, कष्ट साध्य में शस्त्रादि साधना। देखो याद करने का क्या तरीका है, कष्ट में आप सोचोगे किसी को शस्त्र यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, उसको कष्ट होगा ना, तो बस शस्त्र आदि जब यूज़ करोगे तो क्या होगा, कष्ट। शंकरे च ततो गद। ठीक है। संकर मतलब जो जैसे वो जिसमें शस्त्र, छार, अग्नि, विष आदि प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, संकरे। एक तो क्या क्या शस्त्र आदि साधन संकरे, इन सब का, शस्त्र आदियों का एक साथ, ठीक है, यूज़ किया जा रहा है। और उसके संकर मतलब जो लक्षण है क्या हो, मिले जुले हो, है ना, ज़्यादा लक्षण हो उसके मिले जुले, तो उसका मतलब क्या है, कृष्ण साध्य है। ठीक है। शस्त्र याद रहेगा, शस्त्र मतलब शस्त्र यूज़ करने से हमको क्या होता है, थोड़ा सा दर्द होता है, कृच्छता मतलब कठिनता होती है। आचार्य लौलुमरान ने वैद्य के लिए पीयूष पाणी टर्म यूज़ किया है। ठीक है ना, तो लॉलीपॉप पीयूष बच्चे को दे दी। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, पीयूष पाणी किसने बोला है वैद्य के लिए, लॉलीपॉप। ठीक है, लौलिमराज। फिर याप्य रोग के लक्षण क्या होते हैं, याप्य रोग में क्या होता है, शेषत्वाद आयुषो। ठीक है, जिसकी आयु, पहली बात तो आयु शेष बची है। ठीक है, आयु शेष नहीं बची होगी तो फिर तो वो असाध्य हो जाएगा, आयु शेष बची हो। दूसरा क्या है, पथ्य अभ्यासाद विपर्रये। ठीक है ना, मतलब वो पथ्य, आहार विहार, औषध के अभ्यास, लिखा है ना, अभ्यासाद, ठीक है, करने के कारण रोगी चल फिर सक रहा हो। ठीक है ना, तो ये पथ्य, एक तो पथ्य याद रखना याप्य के लिए, और एक क्या याद रखोगे कि आयु क्या बची है उसकी, शेष आयु बची है। ठीक है ना, आयु शेष बची है, तो ये आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद क्या है, प्रत्याख्य। ठीक है, प्रत्याख्य का मतलब क्या होता है, जिसको अनुपक्रम, जिसको छोड़ दिया, मतलब असाध्य। ठीक है, अनुपक्रम कैसे, जो अत्यंत विपर्य है। ठीक है, अत्यंत विपर्य का मतलब क्या होता है कि उसके जो सुख साध्य जो लक्षण जो थे ना उससे विपरीत है, तो वो क्या होगा, असाध्य हो गया। औत्सुक्य, देखो ये थोड़ी सी मानसिक टाइप आप समझ सकते हो। ठीक, औत्सुक्य, मोह, ठीक है, रति, तो ये मानसिक वाले आए तो समझ जाना अनुपक्रम में है। ठीक है, औत्सुक्य, मोह, रति, कृत। ठीक है, दृष्ट, अरिष्ट के लक्षण दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो अक्ष नाशन। ठीक है ना, अरिष्ट के लक्षण, अक्ष मतलब यहाँ पे इंद्रिय बोला है। ठीक है, इंद्रिय का क्या हो गया, नाश हो गया। ठीक है, इंद्रिय का नाश हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारे लिए प्रत्याख्य हो गया। प्रत्याख्य मतलब क्या हो गया, असाध्य हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट श्लोक, त्याज्य रोगी। ठीक है, तो असाध्य कौन कौन से हैं, तो चिकित्सक को चाहिए कि देखो पहला पॉइंट क्या है, राजा के महाजन द्वेष करता हो, है ना, राजा या फिर महाजन से द्वेष करता है, जो स्वयं अपना द्वेषी हो, पहला तो ये हो गया। जो राजाओं से द्वेष करता हो, है ना, वैद्य से द्वेष करता है, जिसके पास चिकित्सा के साधन नहीं है, साधन ही नहीं है तो फिर कैसे हो पाएगा। जो व्यग्र था, चिकित्सा कराने में सक्रिय ना हो, तो ये खूब सारे हैं जो चिकित्सा के, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज्ञा के अनुसार चलना स्वीकार ना करते हो, ऑब्वियस सी चीज़ है, ये तो याद ही हो जाएगा। जो गतायु हो, ठीक है ना, गतायु मतलब जिसका ज्ञान, मतलब गत आयु, है ना, आयु उसकी ज़्यादा बची नहीं है। उसके बाद क्या है, जो अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, गतायु बता दिया ना, मतलब जीवित नहीं रहेगा, ज़्यादा समय नहीं है उसके पास। जो अत्यंत क्रोधी हो, उसका भी नहीं करना है, इतना क्रोध करेगा। ठीक है, शोक आतुर, है ना,
पुत्र पुत्री धन आदि के नाश से दुखी है। अब वो जो शोक में है, एक मेंटल भी तो असर होता है, मतलब ठीक होने में रोगी तो एक मेंटल भी पावर होती है। जो भीरू डरपोक हो, अर्थात जो पंचकर्म आदि से क्रियाओं से डरता हो, कृतज्ञ हो, है ना, डॉक्टर ने इतना आपके ऊपर किया तो यू शुड बी थैंकफुल अबाउट दैट, ठीक है। तो कृतज्ञ था, दूसरों के किए हुए उपकार को न मानने वाला हो तो उसका नहीं करना चाहिए। वैद्य हो, ठीक है, जो वैद्यमानी हो, वैद्यमानी मतलब जो खुद को ही वैद्य मान रहा है, तो बस यही सबको संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तेज मतलब त्यजेत मतलब जिसको त्यागना है। विशग, भूप इष्टम, ठीक है ना। हीन उपकरणम, आप समझ रहे होंगे, है ना, कम उपकरण है। चंड, है ना, जो ज़्यादा चतुर है। शोक आतुर, है ना, मेंटेलिटी भी डिपेंड करती है। भीरू डरपोक, कृतज्ञ, है ना। और वैद्य, ये क्या होना, मानी, वैद्यमानी मतलब जो खुद को वैद्य मानता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद क्या है, चरक संहिता में विषय वस्तु वर्णन, ठीक है, किस में किया है, चरक सूत्र 30 में, ठीक है। और सुश्रुत में 3rd चैप्टर में, और अष्टांग में किस में किया है, 1st चैप्टर, ठीक है। विषय वस्तु मतलब क्या क्या पूरी संहिता में क्या क्या चैप्टर्स हैं, उसके अनुसार, है ना, क्या क्या डिस्क्रिप्शन, क्या क्या बताया जाएगा। तो सूत्र स्थान के कितने अध्याय हैं, 30 हैं, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। आयुष कामी, ये सब पढ़ लेना है। स्टार्टिंग का याद कर लो, आयुष कामी है, और लास्ट का ये क्या कर लो, क्षार अग्नि कर्म विधि, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद शारीर स्थान के अध्याय, टोटल 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है। शारीर स्थान में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स हैं, तो ठीक है। गर्भा पहला याद करो, गर्भाप क्रांति, और लास्ट का दूत आदि विज्ञानी है, ठीक है। उसके बाद निदान स्थान में कितने चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है, याद रखना 16 चैप्टर्स लिख लो इधर, है ना। शारीर में कितने हैं, 6, याद रख लो, ठीक है। निदान स्थान में कितने हैं, 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो सर्वरोग निदान याद कर लो पहला, और लास्ट वाला याद कर लो वात शोड़ित निदान, ठीक है ना। वात शोड़ित समझ लो, वात रक्त, उसका निदान, और पहले सबसे पहले सर्वरोग का निदान, ठीक है। तो ये लर्न हो ही जाएगा सर्वरोग का, लास्ट में वात शोड़ित का, ठीक है। तो ये आपकी विषय है, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। उसके बाद क्या, कल्प सिद्धि के कितने हैं, ठीक है, तो 6 हैं, तो वही है, एक बार पढ़ लो, रीड लगा लो, सिंपल सी बात है, याद ही हो जाएगा। वमन विरेचन, बस्ती, है ना, बस्ती के व्यापद, और भैसज कल्प, ये याद कर लो थोड़ा सा, भैसज कल्प, है ना, कंफ्यूज कर सकते हो। तो कल्प स्थान में वैसे कल्प लगाए पीछे तो ठीक है, तो इतना क्वेश्चन भी नहीं आएगा। भैसज कल्प मतलब कल्प स्थान का ही है, ठीक है ना, कल्प सिद्धि। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर स्थान, ठीक है। उत्तर स्थान में इसमें 40 चैप्टर्स हैं, ठीक है, बस इतना याद रखो, ठीक है, 40। और ये भी याद रखना कि रसायन वाजीकरण का वर्णन चरक में कहाँ किया है, चिकित्सा में, ठीक है। तो उत्तर स्थान में किया है वाग्भट ने, ठीक है, रसायन और वाजीकरण का वर्णन, ठीक, उत्तर स्थान में, ये याद रखना। लास्ट में किया है, ये भी याद रखना, ठीक है। चरक ने क्या किया है, स्टार्टिंग में ही कर दिया, इन्होंने लास्ट में किया है। बस फिनिश, 1st चैप्टर ख़त्म, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में विद 2nd चैप्टर।